विद्या की अर्हता। दृढ़व्रते विक्रमार्क पेड़ के पास लौट आए। पेड़ पर से शव उतारा और उसे कंधे पर डालकर सदा की भांति मौन धारण कर श्मशान की ओर चलने लगे। इस पर शव में वास करने वाले बेताल ने पूछा, राजन, लगन तथा श्रमों को सहन करने की शक्ति न केवल विवेकशील और ज्ञानी ही रखते, बल्कि मूर्खों में भी यह शक्ति होती है। मुझे संदेह हो रहा है कि आप ज्ञानी हैं अथवा मूर्ख। चाहे जो भी हो, मैं आपको ज्ञानी के रूप यश प्राप्त किए एक स्वार्थी व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ। श्रम को भुलाने के लिए आप उसे सुनिए। बेताल कहानी सुनाने लगा। कौशल की राजधानी के नगर के समीप विद्यानंद योगी नामक एक पंडित ने अपने गुरुकुल आश्रम की स्थापना की। यह प्रतीत थी कि उनके उपदेशों से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाते हैं। कौशल राजा के 2 पत्नियां थीं। ज्येष्ठ पत्नी का पुत्र विजय अत्यंत बुद्धिमान था। वह अपनी 16 साल की अवस्था में ही समस्त विद्याओं में पारंगत बन गया। दूसरी पत्नी का पुत्र अजय ज़्यादा लाड़ प्यार के कारण किसी भी विद्या में कुशल न बन पाया। एक दिन छोटी पत्नी ने राजा से बात की, मैं मानती हूँ कि मेरे ही लाड़ प्यार ने अजय को मूर्ख बनाया है, मगर अब मेरे इस अपराध को क्षमा करके अजय को समस्त विद्याओं में पारंगत बनाने का प्रयत्न कीजिए। विजय के साथ तुलना करके अजय का अपमान किया जाता है। इस बात को लेकर मुझे बहुत दुख झेलना पड़ रहा है। राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हमारी राजधानी की सीमा पर विद्यानंद योगी नामक आचार्य का गुरुकुल आश्रम है। सुना है कि वे मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन आश्रम के नियम अत्यंत कठोर होते हैं। क्या हमारा अजय वहाँ के कठिन नियमों का पालन कर सकता है? छोटी रानी इस पर बोली, महाराज, आप अजय के साथ विजय को भी उस आश्रम में भेज दीजिए। अपने बड़े भाई की देखा देखी अजय भी विजयी बन जाएगा। ऐसा करने पर उसके मन में यह दुख न होगा कि उसकी अयोग्यता के कारण उसको गुरुकुल में भर्ती किया गया है। थोड़े दिन बीत गए। राजा एक दिन अपने पुत्रों की शिक्षा की प्रगति के बारे में जानने के लिए अपनी दोनों रानियों के साथ लेकर गुरुकुल में पहुँचे। वहाँ अजय को अत्यंत उत्साही देख राजा और रानियां विस्मय में आ गई। राजा ने बड़े ही प्यार से अजय से पूछा, बेटे, गुरुकुल का जीवन तुम्हें कैसा लग रहा है? विद्यानंद योगी महान ज्ञानी है। उनके सानिध्य में रहने से मेरे मन में शिक्षा के प्रति अभिरुचि पैदा हो गई है। बाकी सब विद्यार्थी अनेक वर्ष लेकर जो शास्त्र सीखते हैं, उन्हें मैंने प्रतिदिन एक शास्त्र के हिसाब से सीख लिया है। मैंने 2 हफ्तों में ही सभी प्रमुख शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। अजय ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। छोटी रानी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटे, तुमने जो शास्त्र सीखे उनका सार तो संक्षेप में बता दो। माँ, तुम उन शास्त्रों को समझ नहीं सकोगी। फुर्सत के समय तुम्हें वे सब उपनिषद की कहानियाँ सुनाऊंगा जिन्हें मैं आचार्य से सीख लिया है। हर कहानी के पीछे एक सीख है। यह कहकर अजय ने तत्काल कुछ कहानियाँ सुनाई। वे सारी की सारी कहानियाँ मूर्खों से संबंधित थी। वे सब अपने आप को महान ज्ञाता मानने के कारण अंत में अपमानित हुए ऐसे मूर्ख लोगों की वे कहानियाँ थीं। बड़ी रानी ने उद्विग्न होकर पूछा, अजय, तुम्हारा बड़ा भाई दिखाई नहीं देता, उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैंने अभी अभी जो कहानियाँ सुनाई वे विद्यानंद योगी ने मेरे साथ ही बड़े भैया को भी सुनाई है। सुना है कि आचार्य नए नए आए हुए सभी विद्यार्थियों को उन्हें सुनाते हैं। यह उनकी परिपाटी है। मगर ये कहानियाँ सुनकर बड़े भैया एकदम निराश हो गए। वे सोचने लगे कि वास्तव में वे कुछ है, इसलिए वे हमेशा
गधों जैसे अध्ययन में लगे रहते हैं। अजय का यह उत्तर सुनकर राजा विस्मय में आ गए और उन्होंने विजय को बुला भेजा। विजय के आने में ज़रा देर लगी। उसको उदास देखकर राजा ने पूछा, बेटा तुम तो चिंतित दिखाई दे रहे हो, बात क्या है? हमारे यहाँ आने का समाचार सुनकर भी तुम हमें देखने तुरंत क्यों नहीं आए? अपनी माताओं और पिता को प्रणाम करके विजय बोला, पिताजी अंतःपुर में रहकर अपने गुरुओं से मैंने जो कुछ सीखा उसी को समस्त विद्याएं समस्त ज्ञान समझकर मैं अहंकार में आ गया था। मैंने अपना महत्वपूर्ण समय अब तक व्यर्थ गंवाया है। समझ में आया है कि मुझे राज्य का भार भी वहन करना है, इसलिए मैं यथासंभव समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खो रहा हूँ। इस बीच विद्यानंद योगी वहाँ पहुँचकर बोले, महाराज आपके आगमन का समाचार मुझे ज़रा विलंब से प्राप्त हुआ। मैं पूजा पाठ में लगा हुआ था, इसलिए देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे शिष्यों ने आपके आतिथ्य में कोई त्रुटि तो नहीं रखी है ना? आचार्य को अभिवादन करने के बाद राजा ने अपने पुत्रों का वृत्तांत सुनाकर कहा, मैंने जो सोचा था उससे यहाँ की स्थिति भिन्न है। इसकी शिक्षा के बारे में आपका विचार क्या है? प्रभु, विजय यदि 2 वर्षों तक ही यहाँ विद्याभ्यास करे तो मैं उसको समस्त शास्त्रों में दक्ष होने का अपना प्रमाण पत्र दूंगा। मेरा वह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला विद्यार्थी भक्ति, वेदांत और व्यवहारिक ज्ञान में दक्ष माना जाएगा। तो फिर अजय की बात क्या है? राजा ने पूछा। अजय असाधारण प्रज्ञा रखता है। वह एक संथाग्राही है। विद्याभ्यास के लिए उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। उसे शिक्षा देने के लिए मेरी बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं। आप आज ही उसको अपने साथ घर ले जा सकते हैं, विद्यानंद योगी ने जवाब में कहा। राजा ने विद्यानंद योगी को और कुछ पूछना चाहा, मगर वे मौन हुए और अपने साथ अजय को लेकर अपनी राजधानी लौट आए। बेताल ने यह कहानी सुनाकर विक्रमार्क से पूछा, राजन, सब लोगों के द्वारा प्रशंसा प्राप्त विद्यानंद योगी स्वार्थी मालूम होते हैं ना? लगता है कि अजय को महान ज्ञानी और एक संताग्राही बताने के पीछे कोई रहस्य छिपा है। मेरा संदेह है कि थोड़े और समय तक अगर अजय विद्यानंद योगी के यहाँ अध्ययन करता तो विद्या में वह भावी राजा विजय से कहीं आगे बढ़ जाता। आचार्य के मन में भविष्य में राजगुरु के रूप में अधिक यश प्राप्त करने की स्वार्थ बुद्धि प्रबल हुई है और इसी कारण उन्होंने अजय को अधिक शिक्षा देना अस्वीकार किया है ना? विद्यानंद ने अजय जैसे एकपाटी शिक्षक को राजा के साथ क्यों घर भेज दिया? मेरी तो समझ में नहीं आता। इसके पीछे ज़रूर कुछ रहस्य है। इस संदेह का समाधान जानकर भी ना दो तो तुम्हारा सिर फूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने उत्तर दिया, एक राजकुमार को उसके माँ बाप के सामने मूर्ख बताना अनुचित है। इसलिए विद्यानंद ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ राजा की समझ में आने लायक रीति से यह बात समझा दी। अजय अगर 1 हफ्ते के अंदर ही अपने को सभी विद्याओं में पारंगत होने का विश्वास रखता है तो वास्तव में यदि वह शास्त्रज्ञान में दक्ष हो जाता है तो अहंकार में आकर वह सबको सता सकता है। क्योंकि वह राजा का पुत्र है, इसलिए उसका अहंकार पूरी प्रजा के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए तो वह विद्या पाने की अर्हता नहीं रखता। विद्यानंद योगी ने अत्यंत निस्वार्थ भाव से राज्य के हित की कामना से ही अजय को शिक्षा देना अस्वीकार किया है। इस प्रकार राजा का मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ अदृश्य होकर पुनः पेड़ पर जा बैठा।